हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिटीजनशिप की बात की थी और आज बात करेंगे हम आज के लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि फंडामेंटल जो चैप्टर है काफी बड़ा है, इसलिए मैंने आज काफी चीजें नोट डाउन कर दिया है। उसमें आज हम 3 फंडामेंटल्स की बात करेंगे, बाकी 3 की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, तो फंडामेंटल्स जो मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं भारतीय संविधान द्वारा, संविधान के किस पार्ट में है? पार्ट 3 में या पार्ट 3 में, भाग 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ओके, तो मूल अधिकार क्या होता है किसी भी व्यक्ति का, नागरिक का? मूल अधिकार वे होते हैं जो व्यक्ति क्या है, उसके व्यक्तित्व में यानी सर्वांगीण विकास करने में क्या योगदान करते हैं। चाहे वो भौतिक रूप से हो, मटेरियल रूप से हो, चाहे बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअल हो, या चाहे वो क्या नैतिक रूप से मोरल रूप में हो, या धार्मिक रूप में हो, या स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा किसके द्वारा दी गई है? संविधान द्वारा। इसलिए भी इसे क्या है, मूल अधिकार ही कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स ही कहते हैं। तो कितने फंडामेंटल राइट्स की का प्रोविजंस नागरिकों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किया गया था? मूल संविधान में 7। ठीक है, लेकिन हमने यहां जो नोट डाउन किया 6, 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जिसे क्या है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 78 में क्या किया गया? रिमूव कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया या हटा दिया गया। तो और उसे क्या बनाया गया? संपत्ति का अधिकार। अब विधिक यानी कि लीगल राइट्स है आर्टिकल 300A के थ्रू। ओके, तो आप तुमने जो नोट डाउन किया, तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला समता का अधिकार 14 से लेके 18 तक आर्टिकल तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23, 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके थ्रू? आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये मूल अधिकारों की बात हम करेंगे आज के लेक्चर में 1, 2, 3 के थ्रू। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 12 की। हालांकि आर्टिकल 12 लिखा हुआ नहीं है। आर्टिकल 12 में बात की गई किसकी? कि राज्य शब्द की। तो राज्य शब्द में कौन कौन आते हैं? किसे हम राज्य मानेंगे, स्टेट के अंतर्गत मानेंगे। ठीक है, राज्य से मतलब यहां स्टेट से मतलब किससे है? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, संघ सरकार और राज्य सरकारें। तो राज्य में कौन कौन से आएंगे, इसे हम सम्मिलित करेंगे राज्य की परिभाषा में, राज्य शब्द की परिभाषा में। सेंट्रल लेवल पर बात करेंगे किसकी? भारत सरकार और संसद की, उसकी पार्लियामेंट्स की। स्टेट लेवल पर राज्य विधानमंडल और राज्य सरकारें। ठीक है, या तीसरा स्थानीय प्राधिकारी, जैसे लोकल बॉडीज कौन कौन सी हैं? नगर पालिकाएं और पंचायतें। और अन्य प्राधिकारी, अदर्स अथॉरिटी, जैसे जिसमें भारत सरकार की क्या हो, हिस्सेदारी हो, जैसे LIC, ONGC, सेल, भेल, गेल। ठीक है, ये सब, ये 4 प्राधिकारी या सरकारें या संसद विधानमंडल क्या है, राज्य शब्द के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। ओके, तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई है और किसे किसे सम्मिलित किया जाता है उसके बारे में बात की गई है। ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या? आर्टिकल 13 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 13 में क्या प्रोविजंस है? आर्टिकल 13 में 2 प्रोविजंस किए गए हैं। पहला, फर्स्ट में क्या है कि संविधान लागू होने से पूर्व जितने भी कानून थी, विधियां थी, ठीक है, अगर वह विधियां या कानून संविधान लागू होने के बाद भी क्या है, नागरिकों के मूल अधिकारों को
छीनता है या उनका अल्पीकरण करता है, न्यूनीकरण करता है, तो वह क्या होगी, अपने विस्तार तक यानी एक्सपेंशन तक क्या होगी, शून्य घोषित की जाएंगी। ठीक है, अगर मूल अधिकारों को उन कानूनों द्वारा क्या किया जाता है, न्यून किया जाता है, न्यून मतलब कम, अल्पीकरण मतलब विपन्न कम, ठीक है, या छीनता हो या टोटली क्या करता हो, समाप्त करता हो, तो वो अपने विस्तार तक यानी लागू होने तक क्या है, उनको शून्य माना जाएगा। ठीक है, ये है आर्टिकल 13 का फर्स्ट पॉइंट। आर्टिकल 13 के सेकंड पॉइंट में क्या है, आर्टिकल 13 का सेकंड पॉइंट राइट्स देता है, अधिकार देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, जिसकी बात करें हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स को। तो 13(2) में क्या है, उसमें बात की गई है कि राज्य सरकार द्वारा अगर कोई कानून या विधि बनाई जाती है और वह कानून या विधि क्या है, नागरिकों के मूल अधिकारों को क्या करती है, छीनती है, जो फर्स्ट में बात की गई थी, छीनने का काम करती है, या उसके अल्पीकरण की बात करती है, असंगत है नागरिकों के मूल अधिकार से, तो वह भी क्या है, कानून, राज्य कानून क्या होगा, अपने विस्तार तक, विस्तार की सीमा तक क्या होगा, वह शून्य घोषित किया जाएगा, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 13 सेकेंड और आर्टिकल 32 के तहत क्या है, नागरिक अपने मूल अधिकारों से रिलेटेड किसी प्रावधान में अगर गवर्नमेंट द्वारा कानून कमी की जाती है या अल्पीकरण किया जाता है या समाप्त किया जाता है, तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या है, जा सकते हैं डायरेक्ट। ओके, ये हो गया आर्टिकल 12 और 13। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स, राइट्स ऑफ इक्वालिटी की, समता का अधिकार की, जिसकी बात की है किसमें, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो समता का अधिकार में कुल 5 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, पहला क्या है, आर्टिकल 14 में 14 की बात करेंगे, समता के अधिकार के तहत, राइट टू इक्वालिटी के थ्रू। ओके, तो आर्टिकल 14 में क्या है कि राज्य किसी भी क्या है, व्यक्ति को, कोई व्यक्ति, इसमें आर्टिकल 14 में व्यक्ति की बात की गई है, किसी भी व्यक्ति की या कोई भी व्यक्ति की बात की गई है, नागरिक की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 कहता है, क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से क्या है, वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो बात की गई आर्टिकल 14 में कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति की बात करता है, नागरिक की नहीं बात करता है। ठीक है, और विधि के समक्ष समता, इसे कहां से लिया गया है, देख लेते हैं, ब्रिटेन, और विधियों का समान संरक्षण यूएसए से। ठीक है, तो जब हम बात करें किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति में कौन आएगा, किसी व्यक्ति में 3 लोगों की बात की गई है, किसकी किसकी, किसी व्यक्ति में 3 लोग आते हैं। पहला, नागरिक जो हो इंडिया का, दूसरा विदेशी व्यक्ति यानी गैर नागरिक। तो आर्टिकल 13 के थ्रू क्या है, विदेशी व्यक्ति को भी संरक्षण प्राप्त है। और तीसरा क्या है, विधिक व्यक्तित्व, लीगल पर्सन। तो विधिक व्यक्तित्व के अंतर्गत किसे शामिल करेंगे हम, किसी कंपनी को, लॉफुल तरीके से तो कंपनी बनाई जाती है, कंपनी को, किसी कॉर्पोरेशन को, निगम को, समितियों को, जिला न्यास बोर्ड हो गए, ये सब क्या है,
लीगल पर्सन के तहत आते हैं, यानी कि विधिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 14 के थ्रू 3 लोगों को हम देखते हैं, नागरिक, विदेशी व्यक्ति और विधिक व्यक्तित्व, यानी कंपनी, निगम, ठीक है, समितियां इत्यादि। तो ये है किसी व्यक्ति के अंतर्गत। अब बात करेंगे विधि के समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण क्या है। इसका मीन्स क्या है? विधि की समझ क्षमता जिसे ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है, और विधियों का समान संरक्षण यूएसए से। विधि के समझ क्षमता जो है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। यहां जो वर्ड यूज है सिर्फ लॉ है, और यहां जो वर्ड यूज किया गया है लॉज, यानी विधियों की बात की गई है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी प्रोटेक्शन फ्रॉम, ठीक है, लॉ। तो विधि के समझ क्षमता से मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, नो वन एबव लॉ। इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इसका मीन्स क्या हुआ कि सभी व्यक्तियों के कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है? सेम है, समान है, चाहे वह क्या हो, देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या कोई निचले तबके का मजदूर हो, ठीक है, डी ग्रुप का कोई कर्मचारी हो, ओके, कोई भी अधिकारी हो या कोई व्यक्ति हो, वह कानून के सामने क्या है? सभी बराबर हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं है। नॉर्मली भाषा में हम ये समझे तो, ठीक है। लेकिन जो विधि के समझ क्षमता है, इसको निगेटिव माना जाता है, नकारात्मक माना जाता है। क्यों? इसने बात की कि कानून के सामने सभी क्या है? समान है, लेकिन यह कुछ व्यक्तियों को क्या है? प्रिविलेज देता है, विशेषाधिकार देता है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स और सांसद, विधायक, कोई प्रिविलेजेस हैं, और अन्य देशों के जो राजनयिक यहां कार्य कर रहे हैं उनको भी देता है। डिप्लोमेटिक्स, कोई राज प्रमुख यहां आता है उसको भी क्या है? प्रिविलेज है, ठीक है। इसलिए से क्या है? नकारात्मकता की संज्ञा दी गई है, ठीक है। एक चीज और कि अगर विधि के समझ सभी समान हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझे नकारात्मक क्यों समझ रहे हैं। अगर कोई एक व्यक्ति है, वो मजदूर है और वो क्या करता है? महीने का मान लेते हैं हम 10,000 कमाता है, और कोई एक व्यक्ति है जो क्या है? महीने का 4 लाख कमाता है। उसकी इनकम क्या है? पर मंथ 4 लाख, और एक व्यक्ति की 10,000, ठीक है। किसी अपराध केस में गए, उन पे जो क्या है? कानून द्वारा या न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। सेम अपराध में गया व्यक्ति, ठीक है, जिसकी क्या है? 4K यानी 4,000 इनकम है, और एक की क्या है? 4 ईयर 4 लाख है, सेम अपराध में, ठीक है। न्यायालय द्वारा इस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया क्या? 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख का, और इस पर भी उतना ही जुर्माना लगाया गया 1 लाख रुपए का। तो क्या यह जस्टिफिकेबल है? ठीक है, नहीं ना। ये व्यक्ति जो है 4,000 का मंथली कमा रहा, और एक व्यक्ति क्या है? 4 लाख महीने कमा रहा है, और इसके दोनों पर सेम जुर्माना लगाया गया कितने? 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख, जो जिसकी 4 लाख इनकम है वो तो आसानी से जुर्माना भर के क्या है? छूट जाएगा, और जो व्यक्ति 4,000 कमा रहा है वो 1 लाख भरने में उसे कितने साल लग जाएंगे? 1 साल का 12 चौक 48,000 ही कमाएगा। हालांकि वो तो निकल ही नहीं पाएगा अगर उस 1 लाख नहीं जमा करेगा जुर्माना। तो इसलिए क्या है? विधि के समक्ष जो समता की बात की गई है वह क्या है? नकारात्मक है, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता हमने देखा कि कानून के सामने कभी सभी क्या है? बराबर है, और कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो पीएम ही हो। लेकिन इसके क्या है? अपवाद भी देखा हमने। दूसरा जो पॉइंट है, विधियों का समान संरक्षण।
ठीक है। तो विधियों के का समान जो संरक्षण की बात की गई है, यूएसए से लिया गया, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। विधियों का समान संरक्षण से मतलब क्या है? समान व्यक्ति के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब यहाँ लॉज की बात की जा रही है, कानून जो सामान्य कानून है, जो सामान्य कानून बनाए गए पार्लियामेंट द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन जो क्या है, किसी भी व्यक्ति को समान रूप से जो प्रोविजंस कानून में किए गए हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है, समान है, सेम है, ठीक है। यह इसके थ्रू क्या है, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है विधियों का समान संरक्षण से रिलेटेड। जैसे एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, इस प्लेग्राउंड के उस पार, मतलब यहां दीवार है, उस पार क्या है, एक प्लेग्राउंड है जहां क्या है, क्रिकेट खेला जा रहा है। और कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। ठीक है। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में है। तो तीनों व्यक्ति क्या है, अलग अलग हाइट्स के हैं, ठीक है, और वो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, दीवार से उस पार क्रिकेट देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो जिसकी हाइट दीवार से ऊपर है, वो क्या है, आसानी से जमीन पर खड़ा होकर क्या है, क्रिकेट देख सकता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसकी हाइट उससे थोड़ी कम है, उसने क्या किया, उसको टेबल लगाकर दिया गया, उस पर खड़ा होकर देख रहा है। एक व्यक्ति क्या है, इन दोनों से भी क्या है, और थोड़ा सा लंबा है और इससे थोड़ा छोटा है, तो उसे भी एक टेबल लगा दिया गया, वो क्या है, वो भी क्रिकेट देख ले रहा है। मतलब सबके लिए समान तरह से क्या है, यहां पर व्यवहार नहीं किया जा रहा, सबके लिए टेबल अलग अलग लगाई जा रही है। तो यही फैक्ट क्या है, कानून के लिए भी सभी लोग क्या है, बराबर नहीं है। इतने वर्षों से क्या है, स्त्री हो चाहे निचला तबका हो, SC ST OBC हो, उनको शिक्षा या नौकरियों में क्या है, बराबर का मौका नहीं दिया गया। तो इसी कमियों को पूरा करने के लिए क्या है, कानून द्वारा आरक्षण दिया जाता है, या उनके लिए क्या है, कुछ प्रिविलेज किए जाते हैं। और कोई एक और व्यक्ति है जो सेम हाइट के दोनों हैं, तो ये सेम पर्सन के लिए क्या है, समान कानून ही लागू होगा, ठीक है। इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। सवर्ण वर्ग में कई हैं, तो अगर उनमें से सब बराबर के हैं तो क्या है, उनके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होंगे। जैसे SC ST OBC महिलाओं हैं, उनके लिए क्या है, आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है। ओके। तो और एक एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे विधियों के समान संरक्षण में कोई वयस्क पुरुष द्वारा मर्डर किया जाता है, तो उसके लिए मैक्सिमम सजा क्या है, आजीवन कारावास और मृत्युदंड। लेकिन अगर वही कोई अल्पवयस्क द्वारा क्या किया जाए, मर्डर किया जाए, जो 18 वर्ष से कम हो, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, तो उसके लिए सजा का प्रावधान कितना है, मैक्सिमम 3 साल। तो यहां पर क्या बात की गई है कि जो कानून का संरक्षण की बात की जा रही है, समान संरक्षण की, उसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है तार्किक रूप से। क्योंकि वयस्क व्यक्ति के पास क्या है, सोचने समझने की क्षमता है क्राइम करने से पहले, और बच्चों का क्या है, बालकों का सोचने से ऐसा माना जाता है कि अभी वो सोचने समझने की परिस्थितियों में ज्यादा परिपक्व नहीं हुए हैं, इसलिए उनको क्या है, थोड़ा सा प्रिविलेज दी गई है, ठीक है, कानून में। सेम प्रिविलेज यहां भी थी। तो विधियों का जो समान संरक्षण की बात की गई है, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर ही बात की गई है। ओके। तो ये हुए एग्जांपल्स के थ्रू हमारा विधि के समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, यानी क्या रीजनेबल क्लासिफिकेशन के थ्रू SC ST OBC दुर्बल वर्ग को क्या है, आरक्षण दिया जाता है, एजुकेशन में भी और नौकरी में भी। अभी आगे पढ़ेंगे लोग अमेंडमेंट के थ्रू स्त्रियों और बालकों के लिए भी क्या है, प्रोविजन किए गए हैं। ये हो गया आर्टिकल 14
नेक्स्ट आर्टिकल जो बात करेंगे हम क्या, आर्टिकल 15 की, मतलब कुछ आधारों पर प्रतिषेध किया गया है कि भेदभाव न किया जाए, विभेद लोगों के बीच न किया जाए। ओके, तो जो इसमें फर्स्ट प्रोविजन है, बात की कि राज्य क्या है, नागरिकों के साथ केवल और केवल किस आधार पर विभेद नहीं करेगा। 5 आधार दिए गए हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों के साथ क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, 15(1) में ये प्रोविजंस है। 15(2) में क्या प्रोविजंस है कि किसी भी व्यक्ति को या नागरिक को, ठीक है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। कहां पर, जो राज्य से भागता है या पूर्णतः पोषित स्थान है। जैसे इसमें सेकंड के 2M किसकी बात की गई है, दुकानों की, होटलों की, सार्वजनिक भोजनालयों की, मनोरंजन स्थानों की। ठीक है, नहीं, सेकंड ए में वो राष्ट्र के भागता पोषित नहीं है, नॉर्मली है कि दुकान, होटल, सार्वजनिक भोजनालय और क्या है, मनोरंजन के जितने स्थान हैं वहां धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 का सेकंड ए। और अब बात करें आर्टिकल 15 का सेकंड बी के तहत, जिसमें क्या है, राज्य विधि से क्या हो, पूर्णतः पोषित हो या भागता पोषित हो, पार्शियल रूप से फाइनेंशियल हो, उनकी बात की गई है। जैसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, जैसे कुओं का क्या किया जाता है, उसमें पहले खुदाई की जाती है जब कुएं नहीं होते, तालाबों का निर्माण किया जाता है मनरेगा के थ्रू। ठीक है, हर गांव में तालाबों का, स्नान घाटों के, भाई धार्मिक स्थल जितने हैं जहां पर स्नान घाट, सड़कों का प्रयोग, सड़कों का उपयोग, सड़कों का निर्माण भी क्या है, गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। तो इसके उपयोग से रिलेटेड क्या है, कोई भी निर्बंधन, प्रतिबंध या शर्तें या दायित्व या कर्तव्य क्या है, अधिरोपित नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 15 का सेकंड बी। तो आर्टिकल 15 का फर्स्ट सेकंड हमने प्रोविजन देखा। थर्ड प्रोविजन जो देखेंगे वो क्या है, वह है अपवाद। आर्टिकल 15 का अपवाद, अभी हमने बात की ना, विधि के समझ का समान संरक्षण कैसे किया जाएगा, रिजर्वेशन आरक्षण देने की बात होगी, किसमें, अपवाद 3, 4, 5, 6 इसके। आर्टिकल 15 का 3 प्रोविजन क्या कहता है, सब क्लॉज, कि राज्य क्या करेगा, स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष व्यवस्था करेगा या विशेष वो क्या बोलते हैं, प्रावधान करेगा उनके लिए, उनके विकास के लिए। ठीक है, स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य द्वारा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे ऊपर क्या, कि लिंग के आधार पर भेद नहीं होगा, इसी में मिल गया हमें लिंग के आधार पर भेद, आर्टिकल 15 के 3 के तहत, लेकिन ये अपवाद हैं। ओके, तो आर्टिकल 3 में बात की गई, स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध राज्य द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 15 का 4th सब क्लॉज क्या कहता है, कि सोशल और एजुकेशनल रूप से जो पिछड़े हैं, मतलब सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े ओबीसी हैं, यानी पिछड़े वर्ग हैं, यानी ओबीसी, SC ST हैं, उनके लिए भी क्या है, विशेष उपबंध या आरक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य द्वारा। और इसको कब जोड़ा गया, आर्टिकल 15 का ये जो 4th सब क्लॉज है 1951 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में इसको जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ओबीसी SC ST के लिए विशेष प्रोविजंस किसके द्वारा किया जाएगा, जो क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजंस क्या है आर्टिकल 15 में, कुछ आधारों पर विभेद के प्रतिबंध के आधार पर 2005 में 93वां संविधान संशोधन लाया गया, 19 थर्ड
क्या था वह? शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। ठीक है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो जो 5th क्लास है इसका आर्टिकल 15 का 93 संविधान संशोधन 2005 के तहत ओबीसी को क्या करता है? शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण लागू किया गया। प्राइवेट में भी लागू है, लेकिन कहां लागू नहीं है? हमने देखा, अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आर्टिकल 31, यानी जो अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें क्या है? ये लागू नहीं है। ठीक है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में ये आरक्षण लागू नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो इसका सब क्लास है 6, हाल ही में आया था 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। क्या था? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को भी क्या है? आरक्षण दिया गया है। जो क्या हो, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, ठीक है, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ओके, तो ये जो आर्टिकल 15 में 6 क्लॉजेस थे हमने देख लिया। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किसकी? आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? अवसर की समता। किसमें अवसर दें हम? लोक नियोजन, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो इसमें भी हम 5-6 सब क्लॉज की बात करेंगे। फर्स्ट सब क्लॉज क्या कहता है आर्टिकल 16 का? कि राज्य लोक नियोजन में और नियुक्तियों में क्या करेगा? सभी नागरिकों को समान अवसर देने का प्रयास करेगा, यानी सभी नागरिकों को समान अवसर देगा। ठीक है, किसी के साथ क्या है? भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, तो आर्टिकल 16 का फर्स्ट क्या कहता है? कि राज्य द्वारा लोक नियोजन में और उसकी नियुक्तियों में क्या है? सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। आर्टिकल 16 का फर्स्ट और सेकंड दोनों आ चुका है। ठीक है, आर्टिकल 16 का सेकंड क्या कहता है? कि राज्य लोक नियोजन और नियुक्तियों में नागरिकों को समान अवसर देते समय क्या करेगा? केवल इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह क्या है? किसी खास क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या किसी विशेष जन्म स्थान से क्या है? या निवास स्थान से आते हैं। ठीक है, तो मेनली 16 सेकंड में प्रोविजन है कि राज्य द्वारा लोक नियोजन और नियुक्तियों में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर क्या है? विभेद नहीं किया जाएगा। जैसे यूपी का व्यक्ति है, इसका भी अपवाद आएगा, और क्या ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम में क्या है? किसी भी स्टेट के एग्जाम में या नौकरी में नियुक्ति के लिए क्या है? पात्र है। ठीक है, यूपी का बंदा क्या है? एमपी का भी इतनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां, उसमें जा सकता है। और एमपी का भी क्या है? यूपी में व्यक्ति आ सकता है सरकारी नौकरियों में। लेकिन इसका भी क्या, अभी हम अपवाद देखेंगे, 4 अपवाद। ठीक है, तो तीसरा जो बात की गई है, संसद को अधिकार दिया गया है निवास विषयक योग्यता, जिसमें थर्ड बात की जाएगी अभी आर्टिकल 16 में, निवास विषयक योग्यता लागू कर सकता है कौन? संसद। ठीक है, तो इसके लिए संसद ने लागू भी किया है 2 जगह। कहां? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना में लोक नियोजन और नियुक्तियों में क्या है? निवास विषयक योग्यता होनी जरूरी। मतलब निवास मतलब वे उसी राज्य के निवासी होने चाहिए, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के। पार्लियामेंट द्वारा ऐसा प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 का थर्ड सब क्लॉज क्या है? कि पार्लियामेंट कानून बनाकर क्या कर सकती है? किसी राज्य क्षेत्र के लिए निवास विषयक योग्यता को
निर्धारित कर सकती है। ठीक है, ऐसा 2 जगह लागू है, कहाँ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में 1 to 3 हो गए। अब इसकी हम बात करेंगे अपवाद की, इसका एक्सेप्शनल केस क्या क्या है। तो 4th पॉइंट जो इसमें बात की गई है ओबीसी के लिए, कि अगर राज्य को लगता है क्या कि राज्याधीन जितनी लोक सेवाएं हैं और उसकी नियुक्तियों में क्या है, पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है राज्य को। ठीक है, तो वह क्या कर सकेगी ओबीसी के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए? आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगी। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 16 का अपवाद। क्यों ये सब लगाया जा रहा, हमने अभी डिस्कस किया शुरू में ही। ठीक है, आरक्षण क्यों दिया जाए इसकी बात की थी अभी हमने क्लास के शुरू में। नेक्स्ट बात क्या बात की गई है, आर्टिकल 16 के 4th के ए में। अब 4th ए जोड़ा जाएगा कब? 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, 77वां संविधान संशोधन नियम 1995, 4th ए जोड़ा गया। क्या? सेम चीज जो ओबीसी के लिए बात की गई कि राज्य को अगर लगता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं में और नियुक्तियों में क्या है, SC ST ओबीसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो क्या कर सकेगी? SC ST के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगी। ठीक है, SC ST के लिए भी आरक्षण है, 8.5% ST के लिए और 15% SC के लिए। ठीक है, और 27% ओबीसी के लिए। अब 4th ए हो गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के 4th बी। 4th बी में क्या बात की गई है? बैकलॉग रिक्तियों की। बैकलॉग रिक्तियां मतलब जो पिछले वर्ष रिक्तियां क्या थी, भर नहीं पाई थी। ठीक है, उसमें नियुक्ति नहीं हो पाई थी, उसकी बात करता है। 4th बी जोड़ा गया 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के थ्रू। ठीक है, जो रिक्त आरक्षित पद रह गए इस वर्ष, अगले वर्ष क्या किए जाएंगे, उनको जो वैकेंसीज आएंगी उनमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और जो रिक्त पद पिछले साल रह गए थे वो क्या होंगे, उसी समुदाय या विशेष वर्ग से भरे जाएंगे जिनके लिए क्या थे, वो खाली रह गए थे। ठीक है, अगर SC कोटे से खाली रह गई थी पद, या ST कोटे से या ओबीसी से या जनरल से, किसी से भी, तो क्या है, जो खाली पद हैं जो जोड़े गए हैं, वह अगले साल जब एग्जाम्स होगा या नौकरी, तो उसमें क्या, उसी जो खाली वर्ग रह गया था उसी वर्ग से ही भरा जाएगा, किसी और से नहीं। ठीक है, और ऐसा करते समय क्या है, 50% की जो सीमा निर्धारित की गई आरक्षण की, वह क्या होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए, यानी कि वो 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिछले साल का ऐड करने के बाद भी। ओके, 50% की सीमा को क्या करेंगे, वो तोड़े नहीं। ये हो गया 4th बी। 4th में एक प्रोविजन और है, क्या कि SC ST को क्या किया दिया गया है, आर्टिकल 16 4th के तहत प्रोन्नति में आरक्षण दिया गया है। अगर 2 वर्ग के लोग हैं, उसमें एक SC ST या जनरल है, ओबीसी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसके दी जाएगी वरिष्ठता के क्रम में, SC या ST को। ये प्रोविजन जोड़ा गया कब, 2001 में 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 50वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 2001 के थ्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 16 का 4th क्लॉज। नेक्स्ट बात करेंगे बेसिकली आर्टिकल 16 लोक नियोजन मौसम क्षमता में पांचवा क्या है, पांचवा बात की गई है कि कोई धार्मिक संप्रदाय है। ठीक है, कोई कार्यालय धार्मिक संप्रदाय का, और उस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित कोई पद खाली है, तो अब पद क्या है, उसी धर्म के व्यक्ति से क्या है, फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है, धार्मिक संप्रदाय कोई है क्या, कोई धार्मिक संप्रदाय से रिलेटेड कोई कार्यालय है, जैसे वक्फ बोर्ड हो सकता है। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड का क्या है, जो मिनिस्ट्री किसकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, अल्पसंख्यक समुदाय की। तो उसका मिनिस्टर क्या होता है, अल्पसंख्यक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। तो वक्फ बोर्ड क्या है,
उसी मंत्रालय के मंत्री के तहत क्या है आएगी। ओके, तो ये धार्मिक संप्रदाय से संबंधित संरक्षित किया जाएगा उसी व्यक्ति के धर्म से विशेष से। ठीक है, लास्ट जो 6 पॉइंट इसमें ऐड किया गया है लेटेस्ट का, जो मैं हमने बात की ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों में कितने प्रतिशत के आरक्षण की बात की गई थी, 10। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं जनरल वर्ग में, उनके लिए क्या है 6 पॉइंट जोड़ा गया 2019 में 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तीसरा आर्टिकल 16 में भी क्या है 6 सब क्लॉज थे। अब बात करेंगे किसकी, आर्टिकल 17 की, यानी कि अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण क्या है निश्चित किया गया है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या ठीक है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम सदियों से या हजारों वर्षों से क्या है भारतीय समाज में अस्पृश्यता फैली हुई थी। SC ST OBC के लिए किए, उनके प्रति आचरण भी वैसे ही किए जाते थे। तो इस आर्टिकल को इसीलिए रखा गया है सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो दुर्बल कमजोर वर्ग रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 17 के थ्रू क्या है अस्पृश्यता अब बैन है, या अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट भी लाया गया, अपराध घोषित किया गया। कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब लाया गया था 1955 में। और छुआछूत को रोकने के लिए ही क्या कानून लाया गया था, जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में क्या है छुआछूत को कानूनी तौर पर क्या है अपराध घोषित किया गया। तो आर्टिकल 17 मेनली यही है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का। आर्टिकल 18 क्या है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत। कौन सी उपाधियां, जो वंशानुगत उपाधियां क्या है हजारों वर्षों से चली आ रही थी, जैसे महाराजा, महाराजा धीराज, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर, ठीक है कुंवर प्रताप, इस टाइप के जो है। तो जो वंशानुगत पद के जो टाइटल्स थे इनका क्या है इवोल्यूशन किया गया। क्यों, सभी नागरिकों के बीच क्या है समानता लाने के लिए, समान, ठीक है समता का अधिकारी पढ़ रहे हैं, समानता लाने के लिए कोई क्या ऊपर नीचे ना हो, बड़ा छोटा फील ना करे। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्ट किसके, एजुकेशन के क्षेत्र में और सेना से रिलेटेड जो उपाधियां हैं दी जाती हैं, जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र। ठीक है, इसे नहीं हटाया गया, इसका एवोल्यूशन नहीं किया गया, एक्सेप्ट शिक्षा और सेना के क्षेत्र में क्या है अभी इसे रखा गया। बाकी जो वंशानुगत पद से रिलेटेड हमने जो बात की, नवाब, इस टाइप से क्या उपाधियों का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा। ओके, ये हो गया हमारा समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। अब हम बात करेंगे किसकी, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, जिसको हम देखें क्या इधर इस साइड है इसको। तो अब बात करेंगे हम किसकी, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। ठीक है, तो 19 में क्या है 6 अधिकारों की सुरक्षा की गई है 19(1)(a) के थ्रू। 1 में क्या है, किसी भी नागरिक को क्या है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने और अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करने की या आचरण करने की क्या है स्वतंत्रता दी गई है 1A में। 1B में क्या है कि कोई भी नागरिक क्या है सम्मेलन कर सकता है शांतिपूर्वक और निरायुध, यानी मतलब शस्त्र लेकर नहीं आप सम्मेलन कर सकते या संघ कहीं बैठ के, ठीक है शांतिपूर्वक और निरायुध मतलब आयुध मतलब विदाउट एनी आर्म्स, हाँ विदाउट एनी आर्म्स, ठीक है सम्मेलन करने का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। तीसरा, संघ बनाने संगम बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी संघ में सी में पॉइंट में क्या बात की गई थी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू सहकारी समितियों का बात की गई है। सहकारी समितियां शब्द इसमें जोड़ा गया, ठीक है संघ में ही। ये 1A है, ये 1B है, ये 1C है, D है, E है, F है, ठीक है। तो क्या है सहकारी समितियां किसके थ्रू बन सकती हैं आर्टिकल 19(1)(c) के थ्रू, और 9B पार्ट 9B हमने देखा था लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में।
तीसरा है कि नागरिक क्या है, कहीं भी भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अबाध रूप से उन्हें रोका नहीं जाएगा। लेकिन कुछ प्रोविजंस है, जैसे एससी क्षेत्र में अगर उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो वहां पे क्या है, आपको बैन किया जा सकता है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट जो ई पॉइंट है वह क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी क्या है, आप वास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, जमीन लेके घर बनवा सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब क्या है, जम्मू कश्मीर में भी है। तीसरा वृत्ति, उपजीविका, व्यापार क्या है, आप पूरे भारत में या भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी क्या है, आप व्यापार वाणिज्य अपनी प्रोफेशन क्या है कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 19 के थ्रू ये 6 अधिकार दिए गए हैं। हालांकि इस पे सब पर रोक भी है, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सब बातों का, न्यायालय की अवमानना, बहुत सी बातें हैं। तो फिलहाल 19th में क्या है, 6 अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई है। वह का व्यक्ति सम्मेलन, संघ बनाने, संसद में घूमने फिरने, निवास करने और अपनी उपजीविका या वृत्ति व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात की गई शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 20 में, सॉरी इस पे कहां चले गए, अभी स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, यूपीपीसीएस 2000 यूपीपीसीएस 23 में आया था। ठीक है, इसमें 3 प्रोविजंस हैं कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है, 3। पहला क्या है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। ठीक है, एक्स फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स फैक्टो लॉ। दोहरे दंड से संरक्षण या आत्म अभिशंसन से संरक्षण। क्या है तीनों? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण से मतलब यह है कि अभी प्रेजेंट टाइम में किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, जैसे सोशल मीडिया की हम बात कर लें। सोशल मीडिया पे क्या है, इस वक्त कुछ भी चलता रहता है, गाली गलौज से लेकर कुछ भी पोस्ट होता रहता है, किसी व्यक्ति द्वारा कुछ भी पोस्ट किया जाता है। ठीक है, गाली, ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी क्या है, कानून नहीं है। लेकिन भविष्य में अगर कोई कानून बनता है साल 2 साल बाद, तो क्या है, उससे उस व्यक्ति को क्या है, संरक्षण है। ठीक है, कार्य करने के बाद कानून बनाया गया ना, अगर कानून पहले होता तब उसको क्या है, उसका अपराध घोषित होता और उसे सजा होती। लेकिन उसने कार्य अभी किया है और कानून या लॉज कब बन रहे हैं, 5 साल बाद, तब उसके लिए उसको दोषी ठहराया नहीं जा सकता। ठीक है, यही होता है कार्योत्तर विधियों संरक्षण, कार्य के उत्तर मतलब कार्य के करने के बाद। दूसरा है कि दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। फेमस एग्जाम्पल, एक बार मैंने बात भी की थी, मूवी आई थी एक, कौन सा, अमिताभ बच्चन की, अंधा कानून। अंधा कानून। उसमें क्या है, विलन जो थे मेन अमरीश पुरी साहब, प्लांट के तहत क्या है, अमिताभ बच्चन फंसाया जाता है। उसमें क्या है, उन्हें आजीवन कारावास होती है या मृत्युदंड की, इतना याद नहीं आ रहा क्या होता है। ठीक है, तो अपने ही डेथ में अमरीश पुरी का क्या है, अमिताभ बच्चन फंसाया जाता है। ठीक है, सजा होती है, लेकिन वह क्या है, जीवित है अभी। लास्ट में क्या है, अगर दोबारा मर्डर कर दिया जाता है एक्टर द्वारा विलन का, तो क्या है, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, कोई व्यक्ति मर्डर करता है, लेकिन वो मर्डर साबित व्यक्ति मिलता नहीं है जैसे, ठीक है, या अपनी जगह किसी और को रख देता है, तो मर्डर में क्या उसे आजीवन कारावास होता है। लेकिन किसी तरह वह क्या है, भाग गया जेल से और वह व्यक्ति उसको जीवित मिल गया, फिर उसने उसका क्या किया, मर्डर कर दिया, तो क्या अब फिर न्यायालय उसे दंड देगी या मृत्युदंड देगी या आजीवन कारावास देगी? नहीं देगी ना, नहीं। तो यही होता है दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब एक ही कार्य के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार आप सजा नहीं दे सकते। जैसे किसी को फांसी दी गई और फांसी में वह बच गया, ठीक है, पहले ऐसा होता था, तो दोबारा उसको फांसी नहीं दी जाती थी। इसलिए अब क्या है, टिल टू डेथ, जब तक वह मर नहीं जाता तब तक लटकाया जाता है फांसी पर। पहले क्या था, ऐसे 2 केसेस आए थे, क्या होता है, कई अपराधी बच गए थे।
आत्म अभिशंसन से संरक्षण मतलब अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए पुलिस आपको बाध्य नहीं कर सकती, अपने विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते, कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता। इसी को क्या कहते हैं? आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, ये हो गया आर्टिकल 20 अपराधों के दो स्थिति के विरुद्ध संबंध में संरक्षण। 21 किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति का या नागरिक का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कब छीनी जा सकती है? जब वह ला क्या हो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत क्या किया गया? फॉर्म किया गया हो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने समझा था जब सोर्सेस पढ़ रहे थे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यही है क्या कि जिसे अथॉरिटी दी गई है कानून बनाने का। किसे दी गई है संविधान द्वारा अथॉरिटी? पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल को। उन्हीं द्वारा क्या है? कानून बनाया जाएगा। कैसे? प्रक्रिया क्या है? बोथ हाउस होते हैं दोनों जगह, कई जगह एक हाउस भी है कि दोनों हाउसों में क्या है? बिल को पास करना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास भेजा जाता है, वह साइन करता है, तब वो क्या होता है? एक्ट बनता है, कानून बनता है, अधिनियम बनता है। ठीक है, लोकसभा में पेश होगा, पहले वहां से पास होगा, फिर भी कहां जाएगा? राज्यसभा में। चाहे राज्यसभा में पेश होगा, फिर जाएगा कहां? लोकसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास। ये पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई है, तभी क्या है? किसी व्यक्ति को उसकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता मतलब व्यक्तिगत शारीरिक तौर पर स्वतंत्रता से क्या है? वंचित किया जा सकता है। ठीक है, ठीक समझिए क्या होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण। मेनका गांधी केस भी आया था इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे क्या हम? आर्टिकल 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 21A कब जोड़ा गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। क्या बात की गई इसमें कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है? 1 से 5 तक दिलाने का प्रयास भी क्या? अनिवार्य और निःशुल्क, फ्री एंड कंपलसरी है। इसीलिए हमारे यहाँ कॉलेजेस स्कूल्स हैं 1 से 5 तक या 1 से 8 तक सरकारी स्कूल्स हैं, वहाँ फ्री है। एजुकेशन क्या है? फ्री है और अनिवार्य है। दिलाने का प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य द्वारा किया जाएगा। ऐसा प्रोविजन किया गया 21A जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार में। ये तो जोड़ा गया, लेकिन कानून कब लाया गया? अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2010 2009 में। ठीक है, और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए ओके, शिक्षा का अधिकार 2009 में लाया गया और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। ये हो गया प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इससे रिलेटेड केस कौन सा? उन्नीयन कृष्णन केस है 1993 में। उसी के तहत क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया और आर्टिकल जोड़ा गया 21A। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण के लिए 2 प्रोविजंस हैं। पहला, सामान्य विधियों के अधीन गिरफ्तारी, जो लॉज बने हैं सामान्य तरीके से, जो पार्लियामेंट और विधानमंडल द्वारा बनाए गए हैं। दूसरा, निवारक निरोध विधियों के अधीन, मतलब पहले ही क्या है? व्यवस्था की जाए कि क्या हो, अपराध ना हो या कोई घटना घटित ना हो किसी व्यक्ति के बोलने से या कहीं जाने के से। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है? सामान्य विधियों के अधीन संरक्षण में क्या प्रोविजंस है? जिसको भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसे क्या है? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। दूसरा, उसे गिरफ्तार होने के कारण जानने का पूरा अधिकार है। ठीक है, अपने रुचि का उसे क्या है? वकील करने का, विधि व्यवसाय करने का अधिकार है, जो उससे क्या कर सके? परामर्श कर सके, अपना बचाव कर सके। ठीक है,
समान विधियों के अधीन जो गिरफ्तार व्यक्ति होगा उसे ये जो मैंने 3 बातें की, ये अधिकार उसे प्राप्त है। और निवारक निरोध विधियों के अधीन गिरफ्तार किया जाए, ऐसे ऐसे बहुत से नेता होते हैं या जिनके भड़काऊ भाषण से क्या है अपराध हो सकते हैं, पब्लिक द्वारा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कानून के तहत जिसे गिरफ्तार किया जाता है उसे भी क्या 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, या 24 घंटे के बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना क्या है कस्टडी में नहीं रह सकता। ठीक है, गिरफ्तार नहीं हो सकता। ठीक है, और ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कितने माह तक रखा जा सकता है कस्टडी में? 3 माह। अगर 3 माह से ज्यादा रखना है तो सलाहकार बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। और उस सलाहकार बोर्ड में कौन होता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है, अगर वह अनुमति देती है 3 माह से ज्यादा रखने के, तो इस कानून के तहत व्यक्ति को क्या है 3 माह से ज्यादा रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये होगा आर्टिकल 22। हमने बात की शोषण के विरुद्ध अधिकार की, स्वतंत्रता के अधिकार की। आज का लास्ट हम बात करेंगे क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या 23-24 से बात की गई है। आर्टिकल 23 में क्या है कि मानव दुर्व्यापार और बलात् या बेगार श्रम का क्या प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, मतलब किसी भी मानव का क्या है दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, उसका क्या है ट्रेड नहीं किया जाएगा, व्यापार नहीं किया जाएगा। और किसी को बलपूर्वक क्या मजदूरी नहीं कराई जाएगी, या बेगार उससे नहीं कराया जाएगा, बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा। ओके, तो इसकी बात किसमें की गई है? आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट जो बात की गई आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बात करता है? यह बात करता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की। ठीक है, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने मतलब कंपनीज, खानों में, माइंस में या कोई संकटापन्न परिसर है उसमें क्या है नियोजित नहीं किया जाएगा, उनको लगाया एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। 14 वर्ष से कम या 14 वर्ष से ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसका मतलब यही हुआ 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं 13, 12, 10, 8, तो इनको क्या है किसी कारखानों, खानों या कोई संकटापन्न या ठीक है हजारियस कोई परिसर है उसमें क्या है नियोजन का उसका निषेध किया गया आर्टिकल 24 के थ्रू। तो आज के लेक्चर में हमने बात कर ली 3 अधिकारों, मूल अधिकारों की, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। बाकी का हम क्या करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।